हे हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग, प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस को। मैंने प्लानिंग को डिटेल में कंप्लीट करवाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। नाउ लेट्स चलो फिर सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या? टू ऑर्गेनाइज। हमने प्लान बनाया, हमें करना क्या, मीन्स व्हाट टू डू। हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। देन हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू एंड हु विल डू, कब करना है, कौन करेगा, किस तरीके से करना है। हमने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा का पूरा प्लान डिसाइड कर लिया है एडवांस में, अच्छे से माइंडसेट कर लिया है, उसको पेपर पे उतार लिया है। उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई। तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कुछ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होंगी, कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। तो उनको गैदर करना और उसको इस तरीके से अरेंज करना, ऑर्डरली वे में अरेंज करना, ताकि आपका जो रिसोर्सेज है उसका इफिशिएंट यूज हो सके और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो सके। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे हमने मैनेजमेंट का जो लेक्चर था उसमें एक एग्जांपल लिया था टीचर्स डे का, जब मैंने फंक्शनिंग पढ़ाया था आपको। तो टीचर्स डे में देखते हैं क्या कि हम पहले क्या करते हैं कि क्लास वाले मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हमको टीचर्स डे मनाना है। तो उसमें कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ बच्चे लीड करते हैं उस प्लान को। तो प्लान बनता है कि भाई कितने कितने रुपए लेने हैं, हमें टीचर्स डे मनाना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, 5 सितंबर को मनाना है। देन हाउ टू डू, किस तरीके से मनाना है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें केक कट करना है, फिर कुछ लाइटिंग्स होंगी, कुछ म्यूजिक होगा, कुछ प्रोग्राम रखेंगे, गेम्स रखेंगे, फूड का अरेंजमेंट होगा। मतलब ये सारा कुछ आप डिसाइड करते हो कि किस तरीके से हमें टीचर्स डे को सेलिब्रेट करना है। फिर आप सोचते हो कि क्या बजट होगा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन किस काम को करेगा। तो ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद आप क्या करते हो? आप क्या करते हो कि सारे रिसोर्सेस को अरेंज करना शुरू करते हो। मीन्स व्हाट, कि अगर केक कट करना है तो केक की जरूरत है, तो केक कितने रुपए का आएगा, मतलब बजट के अनुसार कितने रुपए का केक आपको ऑर्डर करना है, किस दुकान से आएगा, कब ऑर्डर करना है, कितने बजे उसकी डिलीवरी लेनी है, कौन लोग केक के लिए इन्वॉल्व होंगे, मतलब कौन लोग केक लाने जाएंगे, कौन उसकी डिलीवरी रिसीव करने के लिए जाएंगे। ये सब कुछ डिसाइड करते हो। नेक्स्ट है कि डेकोरेशन कौन देखेगा, किस तरीके का डेकोरेशन करना है, कि कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसी तरीके से फूड कौन देखेगा। तो ये सब कुछ आप डिसाइड करते हो और उसके रिगार्डिंग सारी एक्टिविटीज को सोचते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। तो केक है तो कहाँ से आएगा, कितने बजे आएगा, किस तरीके से ऑर्डर किया जाएगा, कौन कौन से लोग उसको देखेंगे। मतलब आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया कि भाई आपके हवाले केक है। अगर केक टाइम पे नहीं आया और जो बोला गया वो केक नहीं आया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। आपने मिस्टर ए को केक का काम दे दिया, मिस्टर बी को इलेक्ट्रिसिटी का काम दे दिया, मतलब लाइटिंग का काम दे दिया, मिस्टर डी को आपने दे दिया कि भाई आप फूड संभाल लो। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आप सारे एक्टिविटीज को अरेंज करते गए, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते गए और सबको एक एक काम, सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डेलीगेट कर दी। अब क्या होगा कि आपने सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की, तो अब आपका जो काम होगा ना वो बिल्कुल ऑर्डरली होगा। मीन्स केक जिसको संभालना है वो केक के रिगार्डिंग सोचेगा, जिसको डेकोरेशन संभालना है वो डेकोरेशन के रिगार्डिंग सोचेगा, जिसको फूड संभालना है वो फूड के रिगार्डिंग सोचेगा। ऐसा नहीं है कि केक वाला डेकोरेशन सोचेगा, डेकोरेशन वाला फूड सोचेगा। अब जो आपने प्लान बनाया था ना वो बिल्कुल सही वे में इंप्लीमेंट हो जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो जाएगा। मीन्स जो आपने प्लान बनाया उसके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उसको इस वे में अरेंज करना कि रिसोर्सेज आपके वेस्ट ना हो, वर्क की ओवरलैपिंग ना हो और साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छे से अचीव हो जाए। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग।
ठीक है। इन जनरल वर्ड, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ resources. The aim of organizing is to enable people to work together for a common purpose. Means what? कि सारे चीजों को, सारे रिसोर्सेस को इस तरीके से अरेंज करना, इस ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना कि सारे रिसोर्सेस जो हैं वो इफिशिएंटली यूज हो जाएं, है ना। और ऑर्गेनाइजिंग का मेन एम क्या होता है कि जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनका एक कॉमन पर्पस हो काम को करने का। नेक्स्ट है देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। यहां पे एक वर्ड है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स व्हाट, कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया जाता है वो कुछ स्टेप्स के थ्रू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार में गए कर दिए हो गया, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोसेस। It is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. तो भाई ऑर्गेनाइजिंग आपका क्या प्रोसेस है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, और जो वर्क परफॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग जो सुटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, जितना अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आपको डेलीगेट करना चाहिए उतना आप उतना डेलीगेट करो और रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करो, ताकि आपका जो वर्क है वो इफेक्टिवली अचीव हो जाए। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छे से अचीव हो जाए। अब देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स व्हाट, कि हमको अचीव क्या करना है। और हमको जब ये पता चल गया कि भाई हमें अचीव क्या करना है, देन हम उस पर्टिकुलर जॉब को स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर देंगे ताकि उस काम को करने में और कन्वीनियंट हो जाए। पूरे होल जॉब को हम छोटे छोटे जॉब्स में बांट देंगे, और बांटेंगे किस बेसिस पे, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, ताकि किसी तरीके का ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। अगर हमने छोटे छोटे जॉब में बांट दिया और किसी को सौंप दिया उस काम को, अब मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग वाले को सौंप देंगे, फिनेंस का काम है तो फिनेंस वाले को सौंप देंगे, एचआर का काम है तो एचआर वाले को सौंप देंगे। यानी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, लोगों के स्किल के बेसिस पे हम जॉब को सौंप देंगे काम को करने के लिए लोगों को। तो अब इससे क्या होगा, किसी तरीके का ड्यूप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है एचआर वालों को कि मुझे एचआर का ही काम करना है, मुझे मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सिर्फ एचआर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। तो किसी तरीके की वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए क्या करना है, वर्क को डिवाइड कर देना है सबसे पहले। नेक्स्ट हमको क्या करना है, वर्क को डिवाइड करने के बाद स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हमको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। मींस एक स्पेशलाइजेशन के लोगों को एक ग्रुप में डालना है। अब जैसे जो लोग फिनेंस से रिलेटेड हैं उनका एक ग्रुप बना देना, जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड हैं उनका एक ग्रुप बना देना, जो लोग एचआर से रिलेटेड हैं उनका एक ग्रुप बना देना। यानी कि ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब इनटू लार्जर यूनिट्स। सारे सिमिलर काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप बना देना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, सेक्शंस। अब ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो 3 बेसिस पे बनाए जाते हैं। एक होता है फंक्शन के बेसिस पे, दूसरा होता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, तीसरा होता है टेरिटरी के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके बेसिस पे, जैसे मार्केटिंग के बेसिस पे, पर्सोनल दैट मीन्स एचआर के बेसिस पे, फिनेंस के बेसिस पे। फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है तो टेक्सटाइल का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, केमिकल का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, पावर डिवीजन का डिपार्टमेंट हो जाएगा। फिर अलग अलग जगहों पे अगर बिजनेस कर रही है तो वेस्टर्न रीजन का एक डिपार्टमेंट होगा, नॉर्थर्न रीजन का एक डिपार्टमेंट होगा, सेंट्रल का डिपार्टमेंट होगा। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। The departments are linked together and are independent. Means what? कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना सारे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मार्केटिंग और फिनेंस का, तो ये दोनों ही
आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होंगे और उनका वर्क इंटरडिपेंडेंट होगा। यानी कि जो भी बजट होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही बनाएगा कि भाई मार्केटिंग वालों का क्या बजट होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग वाला अपने काम को करने के लिए इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन आपस में ये लोग को रिलेटेड होंगे, आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से लिंक कहीं ना कहीं जरूर होगा। क्लियर है? लेकिन बिल्कुल ही अपने अपने काम को अपने तरीके से करेंगे। एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना। इनको डिपार्टमेंटल बेसिस पे हम क्यों बांटते हैं? ताकि एक दूसरे के काम में ओवरलैपिंग ना करें, लेकिन एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो और कोऑर्डिनेशन बना करके ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। अब देखिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मीन्स कि आपने देखा कि पहले हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, फिर हमने वर्क के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना ली। अब जो डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उनके पास कुछ स्पेशलाइजेशन है, यानी कि उनके पास कुछ ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ स्किल है जो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। तो जिस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस, जो एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उस जॉब को उस पर्टिकुलर पर्सन को देना। मीन्स व्हाट? डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। सारे जॉब को अच्छे से एनालाइज करना और पता करना कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, इस जॉब पे किस तरीके के लोग की रिक्वायरमेंट है, और जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग लोगों को उस पे असाइन करना। Once departments are formed, the department is placed under the charge of an individual. जैसे ही डिपार्टमेंट बन जाता है उसमें एक डिपार्टमेंटल हेड होता है। ठीक है? Jobs are assigned to an individual best suited to perform it. Means सारे jobs उस हिसाब से बांटे जाते हैं, उस इंडिविजुअल को दिए जाते हैं जिसके लिए वो सबसे बेस्ट सूटेड होगा। यानी जिस पर्सन को जो काम दिया जाएगा वो उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटी, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। उसकी जो ड्यूटीज होंगी वो उसके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि अगर फिनेंस का काम है तो कोई फिनेंस के ही बंदे को वो काम सौंपा जाएगा जिसके पास फिनेंस का क्वालिफिकेशन हो, फिनेंस का ही एक्सपीरियंस हो। कोई मार्केटिंग का काम होगा तो मार्केटिंग के एक्सपीरियंस वाले को दिया जाएगा, मार्केटिंग के ही क्वालिफिकेशन वाले को दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मीन्स व्हाट? कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना। कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, ऐसा रिलेशनशिप। क्लियर है? ग्रांटिंग रिक्विजिट अथॉरिटी टू एनेबल एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्ट्री। आप क्या करोगे? अथॉरिटी को डेलीगेट करोगे ताकि जो आपके एम्प्लॉय हैं वो जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। आप सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन क्रिएटेड सो दैट एवरीबॉडी नोज फ्रॉम whom he to take orders and to whom he can issue ऑर्डर्स। यानी सभी लोग, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का मेन रीजन क्या है? कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता हो कि उनको ऑर्डर कौन दे सकता है और किनको उनको रिपोर्ट करना है। यानी कि उनका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा, उनको ऑर्डर कौन देने वाला है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो किससे उनको कंसल्ट करना है। अब सपोज कीजिए मिस्टर एक्स है, उनको पता है कि मेरा जो बॉस है वो मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो मेरे को बोलेगा वही काम मेरे को करना है, और अगर मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, मुझे छुट्टी लेनी है, तो मिस्टर ए को ही मैं बताऊंगा। अब मिस्टर बी आता है जो सेम रैंक का है, वो अगर उसको कोई ऑर्डर देगा तो मिस्टर एक्स नहीं मानेगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि मेरा जो सुपीरियर है वो मिस्टर ए है, मुझे मिस्टर ए को ही सारा बात बताना है, उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो ये जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि कहीं किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट लोगों में ना हो कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, जिससे कि टाइम या फिर कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। इसलिए मैनेजमेंट में हायरार्की क्रिएट की जाती है, चेन ऑफ कमांड बताया जाता है कि कौन सा इंडिविजुअल किसके अंडर में आता है, किसको वो ऑर्डर देगा, किसको उसके ऑर्डर को फॉलो करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन।
तो क्या होता है ना कि हम काम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्पेशलाइजेशन आ जा रहा है, यानी पूरे के पूरे वर्क को कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट रहे हैं, और उन जो स्मॉल जॉब्स है ना उनको दे रहे हैं स्पेशलाइज्ड लोगों को, यानी कि जिन लोगों ने उसके रिगार्डिंग एजुकेशन ले रखा है, जिनके पास उस काम को करने का स्किल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको वो काम दे देना। यानी कि अगर जो बंदा MBA करके फिनेंस से आया है, उसको उसके पास क्वालिफिकेशन फिनेंस का है, एक्सपीरियंस भी फिनेंस का है, उसको फिनेंस का काम दे देना। तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन मिल गया। जिस अगर जॉब को करने के लिए फिनेंस की पढ़ाई की ज़रूरत है और उसको फिनेंस वाले लोग को दे दोगे तो वो काम क्या होगा, अच्छे से होगा। तो इसका एक बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। It help in creating well-defined job and also clarifying the limit of authority and responsibility of each job. Means what कि आपको superior और subordinate का relationship बिल्कुल clear होता है। आपका बॉस कौन है, आपको किसको रिपोर्ट करना है और किससे आपको ऑर्डर लेना है, ये बिल्कुल क्लियर है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आपका लिमिट क्या है, आपको कितने तक की अथॉरिटी दी गई है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये सब कुछ पहले से वेल डिफाइंड होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड ड्यूप्लीकेशंस। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स एनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आपका जो जॉब है ना उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन पहले ही आपको बता दिया जाता है कि भाई आपको ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और आपको किसको रिपोर्ट करना है, किससे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होता, जिसके वजह से आपका जो काम है वो बहुत इफेक्टिवली होता है और बहुत स्पीडली होता है। दैट मीन्स कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जो जॉब है वो स्पेशलाइज्ड लोगों को दे दिया जाता है और सबको पता है कि हमें कौन हमारा सबऑर्डिनेट है, हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं, यानी हायरार्की बिल्कुल क्लियर होता है, सब कुछ की क्लैरिटी होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ने एक काम को कर दिया फिर मिस्टर बी भी आया उसी काम को कर दिया, ऐसा नहीं है। सबको अपना अपना ड्यूटी पता है, सबको अपना अपना बॉस पता है। तो इस वजह से वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होती है। वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होती है तो रिसोर्सेज के वेस्टेज भी कम होते हैं। तो इस वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज। एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, वो अपने आप को चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आया, चाहे टेक्नोलॉजी में चेंज आए, मार्केट के प्रोडक्ट में चेंज आए, रिसोर्सेज में चेंज आए, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज आएगा तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो उसको अडेप्ट कर लेता है। दैट मीन्स की एडॉप्शन ऑफ चेंज। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। साउंड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस इनिशिएटिव्स एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। व्हेन मैनेजर्स डेलीगेट देयर अथॉरिटी इट रिड्यूसेस देयर वर्कलोड सो दे कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड इनोवेशन। अब देखिए, सारे काम एक ही लोग करेंगे तो बाकी और आगे का फ्यूचर का कौन सोचेगा, प्लान कौन बनाएगा? तो प्लान बनाने के भी तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस प्लान को इनिशिएट करने की भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब किसी ने प्लान बना लिया, बाकी लोगों को डेलीगेट कर दिया कि तुम इस काम को देख लो। तो जिसने प्लान बनाया फिर वो आगे का सोचेगा, और जो इनिशिएट करने के लिए जिन लोगों को दिया गया वो अपने बेसिस पे, अपने इनोवेशन के बेसिस पे, अपने थिंकिंग के बेसिस पे उस काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करेंगे। मीन्स सारे लोग जो है ना, सब लोगों का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो लोअर मैनेजमेंट है, वो अपने थिंकिंग को यूज कर रहे हैं, अपने इनोवेशन को यूज कर रहे हैं, काम को किस तरीके से अच्छे से करें। और जो अपर मैनेजमेंट जिन्होंने उनको डेलीगेट किया उस काम को करने के लिए, वो आगे का सोच रहे हैं। यानी कि ओवरऑल पर्सोनल का भी डेवलपमेंट हो जाता है और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो जाता है।
नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. इट हेल्प इन growth and diversification of an enterprise by adding more job position, departments, product lines, new geographical territories. ये किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है. ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा. डाइवर्सिफाई कर सकते हो. अगर कि एक जगह अगर आपका बिजनेस है तो दूसरे जगह भी आप मतलब इन्वॉल्व हो सकते हो बिजनेस में. एक जगह लॉस हुआ तो दूसरे जगह के प्रॉफिट से उसको ओवरलैप कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जॉब पोजीशन ऐड हो जाएगा आपके कंपनी में, डिपार्टमेंट्स ऐड होंगे, प्रोडक्ट्स ऐड होंगे. तो इससे क्या होगा? आपके डिपार्टमेंट का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा ग्रोथ हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.